नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल बीट द कंपटीशन में। चैनल में बात करेंगे आज हम इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में जो है आपकी पीजीटी हिस्ट्री को लेकर। तो 2018 में पीजीटी हिस्ट्री में जो सवाल आए थे केवीएस के पेपर में, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने आंसर्स भी ऑलरेडी मेंशन किए हैं ताकि आप लोगों को बहुत मेहनत ना करनी पड़े। अब एक महत्वपूर्ण चीज को ध्यान में रखेंगे कि आप लोगों को क्यों ज्यादा आवश्यक है प्रीवियस ईयर पेपर्स को समझना, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि एक तरीके का एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है। और ये 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर जब कभी भी आप सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे वीडियो को पूरा, तो आप ये समझ पाएंगे कि काफी हद तक आप जजमेंट एक लगा पाएंगे कि सवालों का जो पैटर्न है वो किस तरीके का आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बहुत टाइम ना लेते हुए। आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के नीति के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। सवाल है लगभग 209, 205, 207 और 303। तो 303 जो है इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में जो संघर्ष हुआ था वो 303 में हुआ था। तो मौर्यन एम्पायर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा केवीएस में भी इस बार पेपर पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल जो पूछा गया है आपका मॉडर्न इंडिया से, ये आपको ध्यान में रखना है। इन द मीन टाइम आप क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं। सवाल ये कह रहा है कि भाई 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्न में से कौन सा कारक नहीं था। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। पहला था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान के दायरे में रखना है। फिर कह रहा है कि उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। बिल्कुल थी, क्योंकि 1917 की हम बात कर रहे हैं और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू भी हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना, बिल्कुल ये था और इन्होंने नहीं की बात की है। और मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना, तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं था। बाकी सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शंस मॉन्टेग्यू से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी केवल इसका पार्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। आप देखेंगे सवाल आपका आया है ये मिडीवल इंडिया के सेक्शन से, और सवाल आपसे पूछा गया है कि किस इतिहास लेखन से, यानी कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि राइटर्स और जितनी भी राइटिंग्स आप पढ़ रहे हैं या फिर जितनी भी किताबों को आप पढ़ रहे हैं उनके नाम और राइटर्स के नाम बहुत ध्यान से आपको पढ़ने हैं। इन्होंने कहा है कि कौन सा ऐसा लेखक है जिसने कहा है कि अमीरों को उनके एकताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी व साहा यानी महाजन बहुत धनी हो गए थे। तो किसने ये कहा है? ये मिनहाजुल सिराज ने नहीं कहा है, शम्स सिराज अफीफ ने भी नहीं कहा है और यहावा सरिंदी ने भी नहीं कहा। तो जियाउद्दीन बर्नी ने ये कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जियाउद्दीन बर्नी से एक सवाल और उनके किताब से और उनके किताब के सोशल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक सवाल आप जरूर देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अगेन मॉडर्न एम्पायर से ये आपका दूसरा सवाल है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। कौटिल्य से सवाल पूछा गया और कह रहा है कि स्थानीय जो है वो एक प्रशासनिक इकाई थी। कितने ग्रामों की थी? 10 गांवों की थी, 8 गांवों की थी, या 8 ग्रामों की केवल थी, या फिर 200 ग्रामों की थी? माफ कीजिए, 800 ग्रामों है यहाँ पर। तो ये आपको बताना, तो 200 ग्रामों की एक स्थानीय प्रशासनिक इकाई होती थी और उस इकाई को संभालने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से आगे चलेंगे मुगल एम्पायर की तरफ, और काफी अटपटा सा सवाल है, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो आपकी 12th स्टैंडर्ड की मिडिवल इंडिया यानी कि दूसरी किताब है, 3 किताबें हैं ना कुल मिलाकर, तो उसमें से जो दूसरी किताब है मिडिवल इंडिया की, वहां से डायरेक्टली एनसीईआरटी की किताब से सवाल आपसे पूछा गया है। आबादी पूछिए 1601 में किसकी है, तो थोड़ा सा जजमेंट आप लगाइए कि 1601 में आप किसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अकबर और जहांगीर के कंप्लीट टाइम पीरियड के बारे में या मिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 12%, 14%, 13 या यहाँ पर 15%, तो कुल मिलाकर 15% यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सवाल आपसे पूछा गया है, आप भी देख पा रहे होंगे। तो साउथ इंडिया के पीजेंट रिवोल्ट से सवाल आपसे पूछा गया। तिरुचिरापल्ली में किसानों का विद्रोह हुआ था जिसमें वामपंथी व दक्षिणपंथी समूहों, जो कि किसान थे, व्यापारी थे, कारीगर थे, अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया था। तो कब मिलाया था ये आपसे पूछा गया है। तो 27 में नहीं मिला था, 28 में भी नहीं मिलाया था, 30 में भी नहीं मिला, तो 1429 में मिलाया गया था। ये आपको काफी हद तक ध्यान रखना है। यानी अगर मैं कहूँ तो 15वीं शताब्दी के आसपास बात की जा रही है।
साउथ इंडिया में कहीं न कहीं उस वक्त आप विजयनगर एम्पायर, हम्पी, बहमनी, हरिहर बुक्का और यहाँ पर कृष्णदेव राय जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर थे वो रूलिंग पीरियड में रहे, तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ेंगे, जो आप देख पा रहे हैं। निम्न में से किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के, मारने व देश निकालने का आदेश दिया था? अकबर की बात हो रही है और बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने के, विद्रोह भड़काने के बारे में बात की जा रही है। तो 76 में, 79, 70, 1578 और 1580। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। आप मुझे जरा यहाँ पर बताएंगे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो इबादत खाना था उसका निर्माण कब हुआ था? इबादत खाने का निर्माण कब हुआ था, उसका ईयर आपको मुझे बताना है। आंसर को देखकर थोड़ा बहुत आप मैच एंड मिक्स कर सकते हैं, यानी कि मुगल एरा से ये आपका दूसरा सवाल अकबर से डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्य किस मृतिका पात्र परंपरा से संबंध किया जाता है? तो सेकंड अर्बनाइजेशन की बात की जा रही है। ठीक है जी। तो सेकंड अर्बनाइजेशन में किसकी हम बात कर रहे हैं? आयरन की बात कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? लोह की बात कर रहे हैं। लोह को और किस नाम से संस्कृत में जाना जाता है? कृष्ण के नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा? गैरिक नहीं है, चित्रित भी नहीं है, भूरे भी नहीं है, तो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र यानी नॉर्थ ब्लैक पेंटेड ग्रेवेयर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। एक दो तरह के ग्रेवेयर्स हैं, एक हमारा होता है नॉर्थ पेंटेड ग्रेवेयर सिर्फ होता है जिसमें हम ग्रे जो है यूटेंसिल्स बर्तनों की बात करते हैं। एक होता है ब्लैक। तो हम यहाँ पर सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं जहां पर हमने अब आग से, लोहे के सहायता से बर्तनों को पकाना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धर्म सुधार आंदोलन की महान जो पुस्तक है, यानी सवाल आपका आया है किससे? वर्ल्ड हिस्ट्री से। ठीक है जी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका ये रिलीजियस रिफॉर्म वाला जो टॉपिक है। ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, ये आपका बुक का नाम है। और किसने ये किताब लिखी है? तो जॉन कैल्विन ने ये किताब लिखी है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोगों ने इस बार मार्टिन लूथर को मार्क किया था बिकॉज इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, बट मार्टिन लूथर सही जवाब नहीं थे। ज्विंगली भी नहीं थे, विलियम टिंडहेले भी नहीं थे। यहाँ पर जॉन कैल्विन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण, तो कौन सा है? तो लाकापियम है। बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है साउथ इंडिया का ये, जो आपका संगम ए से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेगा, वो आपको देख पाएंगे। पुराना ग्रंथ उपलब्ध है। तो इतुगोई नहीं है, तो लाकापियम बीसी सही जवाब है ही आपका। नालडियार नहीं है, उत्तरकांड्यम भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत्र की चित्रकारी पुनर्जागरण के निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी है? यानी चैपल के छत की जो बात की जा रही है, जो चित्रकारी की गई है, उसको रफेल ने नहीं किया है, तितियन ने नहीं किया है, पीटर पॉल ने नहीं किया है, इसको किया है माइकल एंजेलो ने किया है। तो माइकल एंजेलो भी अगर नाम आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से सवाल कर पाएंगे। जितनी भी महान इमारतें हैं वो उनके द्वारा चित्रित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है। अगेन ये तीसरा सवाल है आपका, कहाँ से? मौर्यन एम्पायर से। फैक्चुअल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, माफ कीजिएगा, गुप्ता एम्पायर से है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त जो टू हैं, उन्होंने राजाधिराज की जो उपाधि ली थी उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? स्कंदगुप्त के अभिलेख से मिलती है, कुमार गुप्त के अभिलेख से, प्रभावती गुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि अभिलेख से। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब बिल्कुल डी हो जाएगा। सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो आपका उदयगिरि अभिलेख है वो और किसके लिए बहुत ज्यादा चर्चित और फेमस माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि किस तमिल रचना में, अगेन ये सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कहाँ से? संगमेश से। और सवाल आपसे कह रहा है कि किस तमिल रचना में पतिव्रता, पति भक्ति, पत्नी पूजा का गुणगान किया गया है? यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फीमेल जो है अपलिफ्टमेंट को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। तो संगमेश का दूसरा सवाल है शिल्पाधिकारम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रचना आप ये कह सकते हैं। और मणिमेखलाई भी काफी इंपॉर्टेंट है, पुत्तु पत्तू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगली बार आप सवाल जो यहाँ से बनता हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उरुक शहर, यानी सवाल डायरेक्टली आपसे पूछा गया है मेसोपोटामिया से। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है आपका।
वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मेसोपोटामिया से सवाल ये आपका पूछा गया है। लक्षण अनुपस्थित थे, मतलब क्वेश्चन 9 में पूछा गया है। तो नगर योजना व नालियां, इसके बारे में देख लेते हैं। आंगन की तरफ झुकी हुई मकानों की छतें बिल्कुल थी, आंगन थे, मिट्टी के पाइपों का प्रयोग था। तो नगर योजना व नालियां, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे और आप देख पा रहे होंगे कि मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन है और ये सल्तनत एरा से, दिल्ली सल्तनत से ये सवाल आपसे पूछा गया है। कह रहे हैं कि सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह और सैनिक कार्यों को अलग कर, यानी मुक्तियों का जो टैक्स कलेक्शन था और सोल्जर्स का जो ड्यूटी थी, उन दोनों को डिफर कर दिया था। वो काम किसने किया था, जिसके चलते कि काफी हद तक सत्ता कमजोर हो गई थी। तो खिलजी ने नहीं किया था, इसका फोकस मार्केट पॉलिसी के ऊपर था। बलबन खुद को ही जो है राजा दिखाने के चक्कर में बहुत परेशान रहा। गयासुद्दीन तुगलक बहुत डेवलपमेंट नहीं कर पाए। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम कि मूर्ख या गूढ़ राजा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो है सॉरी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और ये दूसरा सवाल आपका पूछा गया है गुप्ता एम्पायर से। कविराज की उपाधि किसे दी गई है? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, भोज परमार, रुद्रदमन तो नहीं है। समुद्रगुप्त आप सबको पता है कि वीणा बजाते हुए सोने के सिक्कों पर दिखाया गया है, एक बेहतर कवि भी थे, संगीतकार भी थे। तो समुद्रगुप्त इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आप देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, आप देख पाइए ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और इसके बाद हम बात करेंगे तीन ऑप्शंस को कौन से सही है। बलबन ने सैनिकों की संख्या और उनके वेतन के परिलाभों में वृद्धि की थी, बिल्कुल की थी। सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सेना का एक्सरसाइज बरामद बल दिया, बिल्कुल दिया, क्योंकि सैनिक ही राजा की सबसे इंपॉर्टेंट धरोहर थी। और अभियानों को गुप्त रखा, ऐसा नहीं है कि भाई अभियान करने जा रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाई और पहले रिलीज कर दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। केवल एक रात पहले ही सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, यहाँ पर आप तीनों को सही मानेंगे। मिडिवल इंडिया का ये आपका दूसरा सवाल स्क्रीन के ऊपर था। तीसरा क्वेश्चन नंबर 18 आपसे अगेन पूछा गया है मॉडर्न इंडिया से और ये सवाल जो इन्होंने पूछा है ये 2019 के यूजीसी नेट में ये ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। कह रहे हैं कि रुखमा बाई, जो विमेन हिस्ट्री में यूजीसी नेट में आती है, उससे सवाल पूछा है। कह रहे हैं कि पति के शारीरिक संबंध दबावपूर्ण बनाने का जो मुद्दा था महाराष्ट्र में उठाया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बहराम जी मालाबरी, इनको देख लेते हैं, केलकर और सावरकर, ये भी दोनों नहीं थे। तो मालबरी जो थे, बहराम जी, ये इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सही जवाब है। रुखमा बाई के बारे में दोबारा पढ़ लीजिएगा, सरोजिनी नायडू के बारे में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट विमेन हिस्ट्री भी डायरेक्टली सवाल यहाँ से कई बार बना देते हैं। सूर्यास्त कानून का अभिप्राय क्या था, यानी कि अगेन मॉडर्न इंडिया का ये जागीरदारी वाले से और लैंड रेवेन्यू जो आपका सिस्टम वाला सेक्शन है, वहां से ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो वैसे अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो स्थानीय बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट से ये सवाल आपसे पूछा गया है। कह रहे हैं कि जब टैक्सेशन को एक निश्चित दिन सूर्यास्त होने से पहले जमा करना होता था, कि भाई सूरज छुपने से पहले आपको टैक्स देना होगा। दूसरा कह रहे हैं कि अगर आप सूर्य अस्त तक जमा नहीं कर पाते तो जमींदार जो होता है जमीन की नीलामी कर देता है। यानी कहीं न कहीं डायरेक्टली जो जमींदार थे किसानों का एक्सप्लोटेशन कर रहे थे। सेना के अधिकारियों को अपने सैन्य अभियानों की वापसी पर मुख्यालय में सूर्यास्त तक सूचना देनी पड़ती थी। कोई सैन्य अभियान उस वक्त नहीं चल रहा था। द्वैत या डायरार्की सिस्टम जो था, सूर्यास्त के समय मजदूरी दी जाती थी, नहीं है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जमींदारी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सबसे ऊपर ब्रिटिशर्स थे, फिर जमींदार थे, फिर किसान थे। तो जो जमींदार तो मीडिएटर का रोल हमेशा प्ले करते थे, तो किसानों को, ब्रिटिशर्स को अपना टैक्स जो था वो सूर्यास्त से पहले देना पड़ता था, नहीं तो जमींदार उनकी किसानों की जमीनों को नीलाम कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे और सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर मिडिवल इंडिया के सेक्शन से कहीं ना कहीं। तो 1221 के आसपास जलालुद्दीन मकबरनी भारत के उत्तर पश्चिमी, जो हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो नॉर्थ वेस्ट का आपका सेक्शन है ये वाला, ठीक है, सीमा पर धमाका, सीमा पर आधमका और सिंधु तक पहुंच गया था। तो यहाँ वो कौन था? तो ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था, चंगेज खान का बड़ा पुत्र था, हजारा राजकुमार मध्य एशिया का शासन। तो चंगेज खान काफी बाद में आते हैं।
तो 1221 की हम बात कर रहे हैं, ये वाला टाइम पीरियड जब इस्लाम अपने काफी पीक पे रहा, तो ख्वारिज्म के शाहपुत्र जो हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है, यानी कि मॉडर्न इंडिया से, सॉरी मिडिवल इंडिया से आपका क्वेश्चन है। सवाल नंबर 21 को देखेंगे, मिडिवल इंडिया से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। किस नेता ने सरकार द्वारा की गई जातियों को शेर जैसी हिंसा कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी ने, मनोहर लोहिया ने या जयप्रकाश नारायण? तो महात्मा गांधी जी काफी त्रस्त थे ब्रिटिशर्स के सारे रणनीतियों को लेकर, तो उन्होंने ये बात यहाँ पर कही, जो आप ध्यान में रखेंगे। एक चेक बॉक्स वाला आता है, वो भी बड़ा फेमस है उनका, कि भाई उस टाइम जो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, कंप्लीटली चेक बॉक्स था, बाउंस चेक था, उसको लेकर भी सवाल बनाते हैं। तो ये सेट 1 हमने कंप्लीट किया है। अभी तो पेपर में टाइम है, पर फिर भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देखिए जरूर अपने। और सेट 2 कल मैं आपको जरूर सुबह ही दे दूंगी, कल तक हमारे पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 2x में करके वीडियो आप ये देख पाएंगे, और इसकी जो PDF है आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ बने रहने के लिए। अगर आप फर्दर भी अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, और आपको कैसी ये सीरीज लग रही है। मैंने कोशिश की है बाइलिंगुअली आपको पढ़ाने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, तो कोई समस्या मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर आपको उत्पन्न होगी। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को करके चाहिए, यहाँ से चाहे जहाँ से, चाहे बुक से, चाहे PDF से, चाहे गूगल से, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को जितनी बार आप करेंगे, उतनी ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लैरिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।